वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे बच्चों, और उसमें एनसीईआरटी पार्ट 2 जो है 11th क्लास के एनसीईआरटी, उसमें पेज नंबर 257 पर आप आ जाइए। हमने लास्ट टर्न पर वेंचुरी मीटर और उसकी एप्लीकेशन जो कि है स्प्रे गन, उसको हमने डिस्कस किया। अब हम आगे की बात करेंगे। आर्टिकल 10.4.3 ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसको हम कह सकते हैं, बिकॉज प्रेजेंट टाइम में जैसा हम देख रहे हैं कि बहुत सीरियस इश्यूज आ रहे हैं हार्ट को लेकर। यानी बहुत कम उम्र में ही लोगों के साथ हार्ट फेलियर के केसेस देखने को मिल रहे हैं, और काफी कुछ चीजें हैं जो इसको अफेक्ट कर रही हैं। तो बेसिक इसकी वर्किंग क्या है उसको हम समझें, जो कि बर्नौलीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। किस तरह से कोलेस्ट्रॉल जमने से आर्टरीज में ब्लड फ्लो अफेक्ट होता है, तो उसको समझेंगे तो अ, हम बेहतर कर पाएंगे अपने जीवन में। सो ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक, इसकी फिजिक्स समझते हैं बच्चों। बर्नौलीज प्रिंसिपल हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग ब्लड फ्लो इन आर्टरी। द आर्टरी में गेट कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड यानी उसमें अंदर जमाव हो गया है। तो इसमें जैसे यूरिक एसिड भी जम जाता है नसों में, आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। ठीक है। अगर नसों में यूरिक एसिड जम जाता है तो जॉइंट्स को मूव करने में दिक्कत आती है। तो वैसे ही आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, गेट कंस्ट्रक्टेड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लाक ऑन इट्स इनर वॉल्स। दांतों में प्लाक जम जाता है, तो यहाँ भी उसको हमने नाम दिया प्लाक। इसलिए आपसे कहते हैं रात को ब्रश करके सोइए। इन ऑर्डर टू ड्राइव द ब्लड थ्रू दिस कंस्ट्रिक्शन, ए ग्रेटर डिमांड इज प्लेस्ड ऑन द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। जोर किस पे आएगा? उसमें से ब्लड को फ्लो कराना है तो जोर आएगा सीधे हार्ट पे। द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ द ब्लड इन दिस रीजन इज रेज्ड, which lowers the pressure inside the artery may collapse। तो अंदर का जो प्रेशर, आर्टरी के अंदर का प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और उसकी वजह से आर्टरी कोलैप्स हो सकती है। अब इसको आप ऐसे समझिए बच्चों, स्ट्रॉ से सभी ने कभी ना कभी कोई ना कोई लिक्विड पिया होगा, है ना। स्ट्रॉ से जब हम कोई लिक्विड, मान लो नारियल पानी या कोई जूस पी रहे हैं, और वो स्ट्रॉ जो है हार्ड वॉल वाली नहीं है, पतली वॉल वाली है, वॉल थिकनेस उसकी कम है, और गलती से अगर आपसे दब गई और फिर आपने अगर जोर से खींच लिया, तो आप देखते हैं बिल्कुल ही बंद हो जाता है फ्लो, क्योंकि वहां से वो चिपक जाती है, अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज स्पीड। स्पीड बढ़ने की वजह से अंदर जो है प्रेशर कम हो जाता है, और वॉल वो चिपक जाती है, और चिपक जाती है तो उसमें से फिर बिल्कुल भी जूस नहीं निकल पाता। सेम इज द केस हियर, आर्टरी के साथ भी बच्चों ये सेम केस है, ऐसा ही यहाँ होता है। Greater demand is placed on the activity of the speed of the flow of the blood in this region is raised, which lowers the pressure inside and the artery may collapse। और उसके बाद कहानी खत्म है। Due to the external pressure, the heart exerts further pressure to open this artery and forces the blood through. As the blood rushes through the opening, the internal pressure once again drops due to some reasons, leading to a repeat collapse. दिस में रिजल्ट इन हार्ट अटैक। तो ये बेसिक कॉज है हार्ट अटैक का। तो इसको हम समझते हुए बेहतर तरीके से काम करेंगे, और आर्टरीज अपनी क्लॉग नहीं होने देंगे प्लाक से। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं बच्चों। ये है डायनामिक लिफ्ट। ये क्या होता है इसको समझेंगे। डायनामिक लिफ्ट आपने देखा या महसूस किया होगा, अगर आप एरोप्लेन में बैठे हैं तो महसूस किया होगा, बाहर से देखा एरोप्लेन को उड़ते हुए तो देखा होगा, नहीं तो पेपर प्लेन तो सभी ने बनाया है एटलीस्ट। तो बच्चों, वो जो एरोप्लेन है वो लिफ्ट कैसे लेता है, ऊपर कैसे उड़ जाता है? डायनामिक लिफ्ट। कार में भी अगर बैठे हैं और कार जो है बहुत ज्यादा स्पीड पर चल रही है,
then you can feel the lift. Dynamic lift is the force that acts on a body such as airplane wing, a hydrofoil, or a spinning ball. स्पिनिंग बॉल। बच्चों यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं वो यानी ये लेक्चर बहुत ही मजेदार हो गया है। बॉल को कैसे स्पिन कराया जाता है, कैसे स्विंग कराया जाता है, तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। स्पिन, SPIN, स्पिन इज डिफरेंट फ्रॉम स्विंग, स्विंग इज डिफरेंट, स्पिन इज डिफरेंट। दोनों का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है बच्चों। क्लियरली ये टर्म है स्पिन, जो कि टकराने के बाद होता है जमीन पर। दूसरी टर्म है स्विंग, जो कि हवा में ही होता है। टकराने के बाद अगर बॉल घूमती है राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड, देन इट इज कॉल्ड स्पिन, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन। और हवा में ही घूम जाती है, देन इट इज कॉल्ड स्विंग। एंड स्विंग में इन्वॉल्व है बच्चों बर्नौलीज थ्योरम पर बेस्ड मैग्नस इफेक्ट, मैग्नस इफेक्ट, MAGNUS, मैग्नस इफेक्ट। डायनामिक लिफ्ट इज द फोर्स दैट एक्ट्स हाइड्रोफॉइल, ये कुछ नई टर्मिनोलॉजी है हाइड्रोफॉइल, इसका मीनिंग आपको समझना चाहिए। जो स्पेशल डिजाइनिंग होती है, जैसे आप साइकिल जब तेज चलाना चाहते हैं, हवा के अगेंस्ट तेज साइकिल चलाने के लिए आप झुक जाएंगे तो आपको आसानी होगी, रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस कम झेलना पड़ेगा। ऐसे मछली का जो पर्टिकुलर शेप होता है उससे उसको तैरने में आसानी होती है, पानी को चीरते हुए आगे बढ़ने में उसको आसानी होती है। Spinning ball by virtue of its motion through a fluid. In many games such as cricket, tennis, baseball, or golf, we notice that a spinning ball deviates from its parabolic trajectory as it moves through air. तभी तो सामने वाला धोखा खाएगा कि बॉल किधर जानी थी किधर आ गई। This deviation can be partly explained on the basis of Bernoulli's principle. उसके बेसिस पे हम समझा सकते हैं। First, ball moving without spin. फिगर 10.13a। तो फिगर देख लेते हैं और साइमल्टेनियसली हमें जो है फिगर चाहिए भी सही यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ से उठवा लेते हैं, उठा लेते हैं। तो यहाँ से ये मैंने फिगर को उठा लिया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, जिससे साइमल्टेनियसली हम इसको डिस्कशन के साथ देख पाए। So here we are. Ball moving without spin. यह है फिगर A. Shows the streamlines. बॉल बढ़ रही है एक डायरेक्शन में बिना घूमे। किस डायरेक्शन में बढ़ रही है बॉल? बॉल इधर बढ़ रही है बच्चों, इस डायरेक्शन में, विदाउट स्पिन। तो ये जो स्ट्रीम लाइंस है वो जा रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, बॉल उनको चीरते हुए आगे बढ़ रही। सो streamlines around a non-spinning ball moving relative to a fluid. From the symmetry of streamlines, it is clear that the velocity of fluid air above and below the ball at corresponding points is the same, resulting in zero pressure difference. क्योंकि ऊपर नीचे वेलोसिटी सेम है तो ऊपर और नीचे प्रेशर का कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। द एयर देयरफॉर exerts no upward or downward force on the ball. यहाँ पर उतना ही प्रेशर होगा जितना यहाँ पर, तो बॉल सीधी सीधी चलती रहेगी। पर घूमती हुई बॉल अगर जा रही है, बॉल मूविंग विद स्पिन, तो फिर सिचुएशन कैसे चेंज हो रही है? बॉल विच इज स्पिनिंग ड्रैग्स एयर अलोंग विद इट, अपने साथ हवा को भी घुमाएगी, है ना, वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इफ द सरफेस इज रफ, मोर एयर विल बी ड्रैग्ड। आपके चेहरे के सामने से कोई ऐसे हाथ हिलाए, यू कैन फील
हाथ अपने साथ हवा जो ले गया है उसने उसके पास की हवा को अपने साथ खींचा और आपने अपने गाल पर उसको फील किया कि हवा जो है मूव कर रही है, जस्ट लाइक दैट। The streamlines of air for a ball which is moving and spinning at the same time, चल भी रही है और spin भी कर रही है, the ball is moving forward relative to it, the air is moving backwards, therefore the velocity of air above the ball relative to it is larger and the below it is smaller। देखिए बॉल किधर जा रही है, बॉल इधर जा रही है, इधर जा रही है तो नीचे जो है वो वेलोसिटी को ऐसे घुमाया ना हमने, तो नीचे जो है वेलोसिटी को सपोर्ट करेगी, नीचे वेलोसिटी बढ़ जाएगी और प्रेशर कम हो जाएगा। या उल्टा क्यों लग रहा है मुझे, वेलोसिटी ऑफ एयर अबोव द बॉल रिलेटिव टू इट इज लार्जर and below it is smaller, the streamlines thus get crowded above the rarefied below. This difference in the velocities of air results in the pressure difference between the lower and upper faces, and there is a net upward force on the ball. This dynamic lift due to spinning is called Magnus effect। एक तो आप इसे अंडरलाइन कर लें, मैग्नस इफेक्ट पहले मतलब डार्क लेटर में लिखा हुआ, डार्क बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, इसे अंडरलाइन कर लें। और इस केस को थोड़ा हम समझते हैं, अगर बॉल यूं घूमेगी तो नीचे वाली जो एयर है उसको सपोर्ट करेगी, है ना, उस हवा को और घुमाना चाहेगी अपने साथ। और बॉल क्योंकि इधर जा रही है तो ऊपर वाली एयर को अपोज करेगी, ऊपर वाली एयर यूं जा रही है उसकी वेलोसिटी को अपोज करेगी। तो मेरे हिसाब से ऊपर जो है वेलोसिटी वो कम होनी चाहिए, है ना, ऊपर वेलोसिटी कम होनी चाहिए, यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, तो प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, जबकि नीचे वेलोसिटी बढ़नी चाहिए तो प्रेशर घटना चाहिए। तो इसको बॉल को शिफ्ट होना चाहिए नीचे की तरफ अकॉर्डिंग टू मी। सो लेट्स चेक। तो बच्चों मुझे तो ये लिखा हुआ जो है वो गलत लग रहा है, तो हम चलते हैं विकिपीडिया पर चलते हैं, वहां पर हम परफेक्ट डायग्राम देख सकते हैं। जैसे कि और इसको फील तो हम कर ही सकते हैं, ये घूमता हुआ ऑब्जेक्ट जैसा आपने यहाँ पे देखा, तो नीचे वेलोसिटी बढ़ रही है, ऊपर वेलोसिटी कम हो रही है ना, नीचे वेलोसिटी बढ़ रही है, ऊपर वेलोसिटी कम हो रही है। उसकी वजह से बॉल किधर शिफ्ट होगी, ऊपर से नीचे की तरफ। ये देख रहे हैं आप, है ना, घूमता हुआ ऑब्जेक्ट किधर शिफ्ट होगा, ऊपर से नीचे की तरफ ये शिफ्ट होगा। तो ये समझने की बात है, इसी को हम मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। ये इतने सारे डायग्राम आप मतलब नेट पे भी देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी में कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, ऊपर वेलोसिटी बढ़ गई है, वेलोसिटी बढ़ गई है, स्लोअर एयर, ऊपर वेलोसिटी घट गई है, ऊपर वेलोसिटी घट गई तो प्रेशर ज्यादा हो गया है, नीचे वेलोसिटी बढ़ गई है तो प्रेशर कम हो गया। दैट्स व्हाई बॉल गेट शिफ्टेड। और इसको आप प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं बॉल के साथ एक्सपेरिमेंट करके। आपको क्या करना है, सिंपली वो एक स्टायरोफोन वाली बॉल लेनी है, बहुत ही मजेदार एक्टिविटी रहती है, और उसके साथ आप खेलिए, घर में ही खेल सकते हैं, कोई रोकेगा भी नहीं, इधर उधर कोई सामान टूटने वाला तो है नहीं उससे। इधर घुमाइए उधर घुमाइए और सारा ऑब्जर्व करके इसको खुद से एक्सपीरियंस कर लीजिए। तो वो ये एनसीईआरटी में गलत है बच्चों, जो लिखा है। अब एरोफॉइल की बात करें हम, दिस इज कॉल्ड एरोफॉइल, दिस शेप। इसको आप डॉल्फिन मान सकते हैं, या आपने एरोप्लेन के विंग विंग साइड विंग का शेप देखा हो तो ऐसे होता है। अ, और उसकी वजह से उसको लिफ्ट मिलता है, एयरफॉइल और लिफ्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट विंग। Figure shows an aerofoil, which is a solid piece shaped to provide an upward dynamic lift when it moves horizontally through air. The cross section of the wings of an aeroplane looks somewhat like the aerofoil shown in the figure, with streamlines around it. When the aerofoil moves against the wind, ये मैं बनाना भी चाहता हूँ, इसको मैं बना देता हूँ।
क्लैरिटी के लिए। जैसे अगर आपने एयर बस पर गौर किया हो, एयर बस, यहाँ कॉकपिट होगा और क्रू बैठेगा, दिस विल बी द शेप। कार में भी यही शेप देखने को मिलता है, यानी यहां से ऊपर उठा हुआ रहता है। तो अब मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो जो हवा है वो कैसे जाएगी? ऊपर की हवा को ज्यादा दूरी तय करनी है, नीचे की हवा को जो काटते हुए जा रही है कम दूरी तय करनी है। जिसे कम दूरी तय करनी है वो स्लो चलेगी, सेम टाइम में यहाँ पहुंचना है पीछे वाले पॉइंट पर, नीचे वेलोसिटी कम हो जाएगी। ऊपर वाली को ज्यादा दूरी तय करनी है तो उसे तेज चलना होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ने पर बर्नौलीज थ्योरम से हम बता सकते हैं प्रेशर एनर्जी का क्या होगा, यहाँ प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ नीचे प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इसे एक अपवर्ड लिफ्ट मिलेगा। उसी की बात हम कर रहे हैं। When aerofoil moves against the wind, the orientation of the wing relative to the flow direction causes the streamlines to crowd together above the wing more than those below it. The flow speed on top is higher than that below it. There is an upward force resulting in a dynamic lift of the wings, and this balances the weight of the plane. The following example illustrates that. Example 10.8 हम कैलकुलेशन करके देखते हैं बच्चों। Fully loaded Boeing aircraft has a mass 3.3 10 power 5 kg. ये डेटा होता है बड़े काम का होता है। एरोप्लेन का मास आपको अंदाजा लगाना है तो इतना ही होता है लगभग 10 power 5 kg। एक टन में 1000 किलो होते हैं बच्चों, तो कितना हो गया? 100 टन, 300 टन। Its total wing area is 500 meters square. It is in level flight with a speed 960 km per hour. Estimate the pressure difference between the lower and upper surfaces of the wings. B. Estimate the fractional increase in the speed of the air on the upper surface of the wing relative to the lower surface. अच्छा सवाल है। डेंसिटी दी हुई है कि 1.2 kg per meter cube. Weight of Boeing aircraft balanced by upward force due to the pressure difference. तो delta P, pressure difference into area, force pressure into area बनता है force, तो कितना होना चाहिए? 3.3 into 10 power 5 kg, और उसको हमने force में बदला 9.8, ये मास है। तो डेल्टा पे आ गया दिस डिवाइड बाय एरिया। तो प्रेशर का डिफरेंस चाहिए हमको 6.5 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वो उड़ रहा है तो इतना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है 6.5 किलो पास्कल। We ignore the small height difference between the top and bottom sides in equation 10.12. The pressure difference between them is then where V2 is the speed of air over the upper surface and V1 is the speed under the bottom surface. तो V2 minus V1 यहाँ इक्वल टू का सिंबल आएगा 2P, टेकिंग द एवरेज स्पीड। अच्छा, V एवरेज V1 प्लस V2 बाई 2 ले लें अगर 960 किलोमीटर पर आवर, तो 267 मीटर पर सेकेंड ये बन जाती है, और V2 माइनस V1 अपॉन V एवरेज, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना था, तो 8% स्पीड ऑफ अबोव द विंग नीड्स टू बी ओनली 8% हायर देन बिलो, तो परसेंटेज में इसको हमने कन्वर्ट किया। यहाँ बच्चों कुछ सिंबल्स मिसिंग है और ये आपके लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी एक्सरसाइज है कि यहाँ पे कहाँ पर कौन सा सिंबल लगेगा। फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन हो गया। बाकी पूरा आउटलाइन आपको यहाँ मिली हुई है, तो जस्ट गो थ्रू दिस एग्जांपल और यहीं से आपको समझ में आ रहा है। खाली 0.08 यानी 8% प्रेशर नीचे ज्यादा होगा ऊपर से, इतना बड़ा एरोप्लेन। तो इसके बाद हम विस्कोसिटी को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इस लेक्चर में मैं एक और एग्जांपल डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ जो इसी से रिलेटेड है। बहुत ही मजेदार एक गेम अपने हवा के साथ या पानी के साथ भी खेला हो। जब इधर मुंह से फूंक मारी जाती है और ये यहाँ पर पाइप जैसा ओपन एंड होता है, तेज फूंक मारकर यहाँ पर हम एक बॉल को बैलेंस कर सकते हैं। वो बॉल जो है
बैलेंस हो जाती है। इस पे गेम आता है बच्चों का, थर्माकोल की बॉल बैलेंस हो जाती है। और प्लास्टिक की हल्की बॉल को हम वाटर स्ट्रीम पर बैलेंस कर सकते हैं बच्चों। पाइप को आपने सीधा करके लगा दिया, उसमें से जो पानी निकल रहा है और वो पानी इधर जाकर गिर रहा है, तो आप देखते हैं कि बॉल यहाँ पे नाचती रहती है टॉप पॉइंट पर, ना इधर गिरती है ना इधर गिरती है, नाचती रहती है अगर प्रॉपर बैलेंस कर दिया आपने। रीजन बिहाइंड, उसका रीजन समझ लीजिए, इट इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल। देखिए आपने फूंक मारी तेजी से, तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है। जहां वेलोसिटी ज्यादा होती है उस रीजन में प्रेशर कम होता है। हेयर ड्रायर के ऊपर भी बैलेंस कर सकते हैं आप। आजकल सर्दी में ठंड लगती है तो हम लोग नहाने के बाद जो है हेयर ड्रायर से गर्म हवा मार लेते हैं, और इतने दिन तक धूप नहीं निकली है तो कपड़े नहीं सूखे तो हेयर ड्रायर से कपड़े सुखा सकते हैं। ओके, तो यहाँ बीच में बच्चों वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी हाई, और वेलोसिटी हाई तो प्रेशर, बर्नौलीज थ्योरम से प्रेशर लो। तो बीच में प्रेशर लो है, कोनों पर पॉइंट ए और बी पर प्रेशर ज्यादा है क्योंकि वेलोसिटी कम है, प्रेशर हाई। तो आप यहां से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब भी बॉल इधर जाने की कोशिश करेगी, ये हाई प्रेशर इसको वापस धकेल देगा। इधर गिरने की कोशिश करेगी, हाई प्रेशर इसको वापस लो प्रेशर रीजन में धकेल देगा। इसलिए बॉल जो है बीच में नाचती रहती है लो प्रेशर रीजन में। इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल्स है जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। ट्रेन जो है वो जब तेज स्पीड पर से निकलती है प्लेटफॉर्म से, तो आपको आपके पेरेंट्स ने कई बार समझाया होगा कि प्लेटफॉर्म से दूर खड़े हो, यानी यहाँ पास में नहीं खड़े होना है, क्योंकि ट्रेन जब स्पीड से निकलती है तो उसके साथ यहाँ स्पीड ज्यादा होती है, हवा की स्पीड ज्यादा होती है तो लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है ट्रेन के आसपास। यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है। अगर आप यहाँ खड़े हैं तो कई बार ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं बच्चों, लोग खींचकर चले गए गाड़ी के पहियों के नीचे। सो बी अवेयर, this is based on Bernoulli's principle। and same one more example, वो आप एक्सपेरिमेंट करके भी देखें। ये कॉपी लिया आपने, कॉपी कॉपी लेना पूरी, मेरे पास नहीं है अभी कॉपी, अच्छा है तो सही, कॉपी, ओके। ये कॉपी आपने ली बच्चों, और अगर बीच में से बहुत तेजी से फूंक आप मार देते हैं ऐसे करके बहुत तेजी से, ये स्पाइरल बाइंडिंग मत लेना, सिंपल वाली, तो आप देखेंगे दोनों पेज उठकर बीच में आ जाएंगे। ये दोनों पेज उठकर ऐसे हो जाएंगे। जब फूंक मारेंगे तो ये आपस में चिपकने की कोशिश करेंगे। द रीजन बिहाइंड, अगेन बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये पेज है, ये पेज है, बीच में से आपने फूंक मारी, वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो ये पेज आपस में चिपकने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही जब हम कार तेज चलाकर निकालते हैं ट्रक के पास से, ये जा रही है आपकी कार और ये ट्रक, ओवरटेक करें चाहे सामने से आ रहा हो, तो यहाँ बहुत ही पतली स्ट्रीम बन जाती है, यानी बीच में बहुत कम जगह होती है, तो हवा यहाँ से तेजी से गुजरती है। तो जब हवा यहाँ तेजी से गुजरेगी तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, तो बहुत चांसेस होते हैं कार खींचकर ट्रक में भिड़ जाए। इसलिए थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। ऐसे ही होता है बच्चों शिप्स में, दो नाव या शिप बहुत पास से नहीं निकाले जाते क्योंकि उनके बीच में जो ये स्ट्रीम बन जाती है, यहाँ स्पीड ज्यादा होती है, प्रेशर कम हो जाता है, तो ये खिंचकर टकराने की संभावना बन जाती है। तो डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत से इंसिडेंसेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं और उसको लिंक कर सकते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल से। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय द फिजिक्स।